मैं विद्या पांडे, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, शासकीय विद्या क्रमांक 1। आज आपको राजनीति विज्ञान की द्वितीय पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसके दूसरे अध्याय एक दल के प्रभुत्व का दौर, इसके बारे में प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आपने पिछला अध्याय पढ़ा था। आपका जो पहला अध्याय है आपकी द्वितीय पुस्तक का राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो पिछले अध्याय में आप राष्ट्र निर्माण की चुनौती के बारे में पढ़ चुके हैं। राष्ट्र निर्माण की चुनौती के बाद हमारे सामने एक और चुनौती आ गई। कौन सी? लोकतांत्रिक राजनीति की जमीन तैयार करने की, मतलब लोकतांत्रिक राजनीति अपने देश में लाने की ये चुनौती एक और सामने आ गई। हमारे यहाँ की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सब जो है आज़ादी के तुरंत बाद ही चुनावी स्पर्धा में लग गई थी, होड़ उनके अंदर आ गई थी। तो इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे कि चुनावी राजनीति के जो पहले 10 साल थे उनमें कौन कौन सी बातें हुई, उन पर जो है हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो जो इस पाठ को पढ़ने से हम कौन कौन सी बातों को समझ सकेंगे कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली हमारे स्थापित हुई है, की गई उसकी स्थापना, है ना। और आज़ादी के बाद के जो शुरू के साल थे उनमें जो है कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से दबदबा रहा, और विपक्षी दल और उनकी नीतियों का उद्भव कैसे हुआ, इन सब बातों को हम इस अध्याय को पढ़ने के बाद जानेंगे। तो अब मैं आपको प्रमुख बिंदु बता दूं कि हम कौन कौन से बिंदुओं पर इसमें चर्चा करेंगे, है ना। सबसे पहले आपको परिचय दूंगी इस पाठ का, फिर लोकतंत्र क्या और क्यों, भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली, भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, चुनाव प्रक्रिया में निरंतर बदलाव और सुधार, मतदान के बदलते तरीके, भारत में प्रथम 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वर्चस्व, कांग्रेस के वर्चस्व की प्रकृति, कांग्रेस एक सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन के रूप में, गुटों में तालमेल और सहनशीलता, अन्य महत्वपूर्ण विपक्षी दल सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और स्वतंत्र पार्टी। तो इन सब बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा इस पाठ में करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो स्वतंत्र भारत का जो जन्म हुआ था वो बहुत कठिन परिस्थितियों में हुआ था। बहुत सी परिस्थितियां थी। कौन कौन सी, जैसे आपको बताऊं मैं कि विभाजन, है ना, तुरंत भारत का विभाजन हुआ, ये कठिन परिस्थिति हमारे सामने आई, है ना। विस्थापन, शरणार्थियों की समस्या, है ना, रियासतों का एकीकरण, कितनी सारी हमारे यहाँ रियासतें थी, देशी रियासतें थी, 562 हमारे यहाँ देशी रियासतें थी। उन सबका क्या करना था? एकीकरण करना था। क्यों? क्योंकि भारत में प्रजातंत्री शासन लाने के लिए उन रियासतों को स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता था, उन रियासतों का एकीकरण जरूरी था, और फिर जो है राज्यों का पुनर्गठन। तो इतनी सारी चुनौतियां हमारे सामने, परिस्थितियां थी जिनका कि स्वतंत्र भारत को सामना करना पड़ा। अब अपन देखें लोकतंत्र क्या और क्यों। लोकतंत्र, अन्य देशों ने भी जो है लोकतंत्र अपनाया, और वहाँ की जो परिस्थितियां थी वो कैसी थी कि लोकतंत्र के अनुकूल नहीं थी, लेकिन जो है फिर भी उन्होंने ये सोचा कि पहले अपने यहाँ अपन अलोकतांत्रिक शासन की स्थापना कर देते हैं और बाद में जो है लोकतंत्र लाया जाएगा। अब हमारे यहाँ जो है लोकतंत्र कैसे देशों में कायम होना था? लोकतंत्र अधिकतर जो है धनी देशों में ही कायम हो सकता है। तो कुछ ऐसे देश थे जो भारत के साथ ही स्वतंत्र हुए थे, उन्होंने जो है लोकतंत्र को अपनाना उचित नहीं समझा। लेकिन भारत में भी परिस्थितियां वैसी थी जैसी अन्य देशों में थी। जो अन्य देश नए नए स्वतंत्र हुए थे वैसे भारत भी नया नया स्वतंत्र हुआ था। तो भारत में भी परिस्थितियां वैसी थी जैसी उनके यहाँ थी, लेकिन फिर भी जो है भारत ने लोकतंत्र का कठिन रास्ता चुना। तो ये लोकतंत्र का कठिन रास्ता भारत ने क्यों चुना? लोकतंत्र को अपनाया जाना भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है।
है ना। और जनता की आकांक्षाएं भी यही थी, जनता भी यही चाहती थी। और जो राष्ट्रीय आंदोलन भी जो था वो भी लोकतंत्र से प्रेरित था। तो लोकतंत्र जो अपनाया भारत ने वो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित था और जनता की आकांक्षाओं का स्वाभाविक परिणाम था। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जो है शासन की वह प्रणाली है जिसमें शासक चुनाव जनता द्वारा होता है, शासक का चुनाव जनता द्वारा होता है और शासक जो है अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। आपको समझ में आया लोकतंत्र किसे कहते हैं? क्या होता है लोकतंत्र? जिसमें कि जनता अपने शासक को चुनती है और वो शासक जो है जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। तो हमारे देश के जो निर्माता थे वो लोकतंत्र में पूरी पूरी तरह प्रतिबद्ध थे, हमारी पूरी निष्ठा और श्रद्धा रखते थे। अब क्या होता है कि किसी भी समाज में बहुत से सामूहिक हित होते हैं जो कि आपस में टकराते हैं। उन सामूहिक हितों की पूर्ति के लिए क्या जरूरी था? लोकतंत्र जरूरी था। बिना लोकतंत्र के जो है उन सामूहिक हितों की पूर्ति संभव नहीं थी। इस समय विशाल एक तो आकार भारत का, और ये जो समय था इस समय तक लोकतंत्र सभी मतलब कुछ बड़े बड़े जो देश थे, धनी देश थे, उन्हीं में जो है लोकतंत्र स्थापित हुआ था। तो इस समय जो है भारत में जो लोकतंत्र की स्थापना हुई तो सबको जो है आश्चर्य भी लगा कि भारत जैसा देश, इतना विशाल आकार का देश है, यहाँ पर लोकतंत्री शासन प्रणाली कैसे सफल हो पाएगी। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें सबसे पहला वाक्य क्या है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का मतलब है पूरे देश की जनता, है ना। ये क्या संकेत देता है कि भारत में शासन की जो शक्ति है वो किसमें निहित है? जनता में निहित है। हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और 24 जनवरी 1950 को इस पर जो है साइन हो गए थे, हस्ताक्षर हो गए थे। और 26 जनवरी 1950 को इसको अधिनियमित कर दिया गया था, मतलब इसको जो है लागू कर दिया गया था। तो हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हो गया था। संविधान में कुछ नियम तय कर दिए गए थे और उन नियमों पर अमल करने की जरूरत थी, मतलब कि उन नियमों के अनुसार ही अब पूरे शासन का संचालन होना था। भारत में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की गई। अब हमारे जो भारत में जो है कौन सी प्रणाली अपनाई है लोकतंत्र की? लोकतंत्र की दो प्रणाली, एक अध्यक्षीय लोकतंत्र होता है, संसदीय लोकतंत्र होता है। तो हमारे यहाँ जो है संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है, क्योंकि अध्यक्षीय लोकतंत्र की अपेक्षा संसदीय लोकतंत्र जो है ज्यादा जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। तो हमारे यहाँ पर जो है भारत में शासन में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए कभी भी जो है शासन निरंकुश नहीं हो सकता। हमारे यहाँ भारत में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जो व्यवस्था की गई है वो की गई है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। भारत के संविधान में 324 अनुच्छेद में ये बताया गया है कि निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की स्थापना की जाएगी। चुनाव आयोग का जो गठन है वो जनवरी 1950 में हुआ। क्या काम है चुनाव आयोग का? भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना था। अब अपन देखें चुनाव आयोग के कार्य।
तो चुनाव आयोग क्या क्या काम करता है, इसमें नंबर 1 है कि चुनाव आयोग लोकसभा के चुनाव करवाता है, राज्यसभा के चुनाव करवाता है, विधानसभा सारी पूरे राज्यों की जो विधानसभाएं हैं 29 राज्यों की उनके चुनाव करवाता है, विधान परिषद का चुनाव करवाता है, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये सब चुनाव जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से करवाने का काम किसका है, चुनाव आयोग का है। फिर जो है मतदाता सूचियां तैयार कराता है। मतदाता सूचियां तैयार करना कोई आसान काम नहीं है, मतदाता सूचियां तैयार करने में बहुत समय लगता है। चुनाव आचार संहिता नियम कानून लागू करता है। भारत का एक चुनाव आयोग का जो मुख्य होता है उसको कहते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, ये उसका मुख्य अधिकारी होता है। हमारे यहाँ जब सबसे पहले चुनाव आयोग बना तो उसके सबसे पहले जो चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे, सुकुमार सेन। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, आप लोग नोट करिए कि भारत के सबसे पहले चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। चुनाव आयुक्त जो है इसको यदि पद से हटाना है तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा इसको पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया मैं आपको यहाँ संक्षेप में बता दूं कि महाभियोग किसी पर भी कब लगता है, जब कोई संविधान का उल्लंघन कर देता है, संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा होता है, या उसने कोई जो है कदाचार कर दिया है, या फिर वो अक्षम हो गया है, अपने पद के योग्य नहीं रहा है, ऐसे समय में महाभियोग लगाया जाता है। तो जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो भी संसद के दोनों सदनों में पास होना जरूरी है। जैसे राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगता है, उपराष्ट्रपति पर लगता है, चुनाव आयुक्त पर लगता है, बड़े बड़े पदों पर जो अधिकारी बैठे हैं उन पर जो है महाभियोग जो लगाया जाता है तो संसद के दोनों सदनों में पास होना जरूरी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि महाभियोग क्या होता है, कि यदि कोई व्यक्ति अक्षम हो जाता है या फिर वो संविधान का उल्लंघन कर देता है, ऐसे समय में उस पर महाभियोग लगाया जाता है। अगला देखें आप, संविधान में चुनाव आयोग को सरकार के नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त रखा गया है। चुनाव आयोग बिल्कुल स्वतंत्र है, वो सरकार के नियंत्रण में नहीं है। जब वो चुनाव का कार्य करता है तो सारे अधिकारी कर्मचारी उसके नियंत्रण में रहते हैं, सरकार का उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है। अब हमारे यहाँ पर भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है और गुप्त मतदान की व्यवस्था की गई है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, ये आपको वैसे पिछले उसमें आप लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं 11th में, लेकिन फिर भी आपको एक बार और बता दूं मैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का ये मतलब है कि हर 18 साल का व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, कोई भाषा बोलता हो, किसी क्षेत्र का हो, उसको जो है मत देने का अधिकार दिया गया है। और गुप्त मतदान प्रणाली है हमारे यहाँ पर, मतलब कोई व्यक्ति जब वोट देता है तो दूसरे को पता नहीं चल पाता है कि उसने किसको वोट दिया है, तो गुप्त मतदान की व्यवस्था की गई है। अब चुनाव आयोग जो बना 1950 में, तो सबसे पहला जो प्रथम चुनाव हुआ भारत में, उस समय चुनाव आयोग के सामने कौन कौन सी समस्याएं आईं, क्योंकि पहले तो कभी अपने चुनाव हुए नहीं थे ना। सबसे पहला जब चुनाव हुआ तो समस्याएं, कोई काम जब पहली बार करते हैं तो समस्या कुछ ना कुछ तो आती है। तो वो समस्या कौन कौन सी आई हैं, तो सबसे पहला है भारत का आकार। इतना बड़ा भारत का क्षेत्रफल, इसमें जो है निष्पक्ष चुनाव कराना कोई आसान काम नहीं था ना। चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना था। सीमांकन मतलब चुनाव क्षेत्र, कौन सा चुनाव क्षेत्र कहाँ तक होगा, ये सीमांकन कहलाता है। तो ये सीमांकन पहले तो कभी हुआ नहीं था, क्योंकि पहले हमारे यहाँ कभी चुनाव हुए ही नहीं थे। तो इतने बड़े विशाल भारत में
चुनाव करवाना और चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना कोई आसान बात नहीं थी। तो ये सबसे पहली समस्या आई उसके सामने। तो मतदाता सूची जो बनी इसमें 40 लाख महिलाओं के नाम इसमें छूट गए। इसके बाद निरक्षरता। निरक्षरता तो हमारे यहाँ 17 करोड़ मतदाता थे उस समय, जिस समय पहला चुनाव हुआ था उसमें 17 करोड़ मतदाता थे और उसमें साक्षर कितने थे? केवल 15%, बाकी सब तो साक्षर नहीं थे। तो इसलिए जो है चुनाव की कोई एक विशेष पद्धति का चयन करना था ताकि वो जो निरक्षर लोग हैं वो भी अपना वोट दे सकें। ये जो 17 करोड़ मतदाता थे इनको 3200 तो विधायक चुनने थे और 489 इनको सांसद चुनने थे। तो इतने विशाल पैमाने पर जो चुनाव होना था उसके लिए विशेष पद्धति का चयन किया गया ताकि जो अनपढ़ हैं, निरक्षर हैं, वो भी अपना वोट दे सकें। अब मतदाता सूची में गलतियां। मतदाता सूची बनाना हिमालय की चढ़ाई जैसा चढ़ना दुर्गम काम था। इतने बड़े विशाल भारत में मतदाता सूची बनाना, हर 18 साल के व्यक्ति को उसमें जोड़ना और फिर वो व्यक्ति निरक्षर, तो ऐसे में जो है बहुत कठिन काम था मतदाता सूची बनाना। तो इसमें मतदाता सूची में गलतियां भी हुई। अब गलतियां क्या हुई कि वो जो कुछ महिलाओं के जो नाम कैसे लिखे गए कि अला की बेटी, फला की बेटी, मतलब उनके जो नाम थे वो अपने पिताजी के नाम से और अपने पति के नाम से, अला की बीवी, फला की बेटी, ऐसे जो है उसमें नाम लिखे हुए थे पिताजी के नाम से और अपने हस्बैंड के नाम से। तो चुनाव आयोग ने जो है इस सूची को निरस्त कर दिया, इस सूची को उन्होंने नहीं माना। फिर जब ये सूची को नहीं माना, वो रद्द हो गई सूची। अब फिर सूची बनाना था, तो फिर दोबारा सूची बनाना कोई आसान है क्या? एक ही बार तो बड़ी मुश्किल में बनी थी, तो दोबारा जब वो बनाई तो उसमें जो है काफी समय लग गया। अगली समस्या क्या आई कि अधिकारी जो चुनाव कर्मी थे वो भी प्रशिक्षित नहीं थे, क्योंकि पहले तो कभी चुनाव हुआ नहीं था। तो कम से कम 3 लाख अधिकारी और 3 लाख जो है, मतलब ये सब मिलाकर अधिकारी का जो चुनाव कर्मी 3 लाख के लगभग जो है उनको पहले ट्रेनिंग दी गई, प्रशिक्षित किया गया, तब जाकर जो है प्रथम आम चुनाव हुआ था। आपने ये जब चुनाव होते हैं तो आपने देखी होंगे कुछ फोटो, सब आपकी किताब में, बुक में दिए हुए हैं कि मतदाता जो है कैसे वोट देते हैं, लाइन लगी रहती है ना, किस प्रकार वो जा रहे हैं वोट देने के लिए। आपकी किताब में फोटो दिए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। तो इतना विशाल आकार, गरीब, अनपढ़ जनता, मतदाता, ऐसे माहौल में ये जो चुनाव होना था ये बहुत कठिन परीक्षा की घड़ी था, क्योंकि इस समय जो माहौल था उस समय लोकतंत्र धनी देशों में ही कायम था, है ना। तो हिंदुस्तान में, भारत में जो सार्वभौमिक मताधिकार पर जो अमल हुआ, ये जो बड़ा जोखिम भरा कार्य था, ये बहुत बड़ा जोखिम भरा कार्य था। इसमें एक हिंदुस्तानी एक संपादक थे, उन्होंने ये कहा कि ये इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है। मतलब जो भारत में लोकसभा ये जो चुनाव हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा जुआ है, हार भी सकते हैं, सफल भी हो सकते हैं और असफल भी हो सकते हैं, जुए में जीत भी जाते हैं और हार भी जाते हैं। तो हिंदुस्तानी संपादक ने क्या कहा, इसको इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा। एक ऑर्गेनाइजर पत्रिका थी, उसने क्या लिखा कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में जो है सार्वभौम मताधिकार असफल रहा। तब जवाहरलाल नेहरू को जीवित रहते रहते ये बात देखने को मिल जाएगी, फिर वो पछताएंगे कि अरे भारत में जो हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो लागू करने का सोचा, जो प्रणाली लानी चाहिए, वो असफल रही। इसी तरह इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज ने क्या कहा कि आने वाला वक्त और अब से कहीं ज्यादा जानकार दौर बड़े विस्मय से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की बेहूदी नौटंकी देखेगा। मतलब सब लोग क्या कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। सबको ऐसा लग रहा था कि इतने विशाल भारत में इतना बड़ा आकार है इसका, यहाँ पर जो है ये चुनाव कैसे संभव होंगे।
लोकतांत्रिक राजनीति यहाँ पर कैसे सफल हो पाएगी, चुनाव कैसे हो पाएंगे। तो वो अंग्रेज ने हंसी उड़ाते हुए क्या कहा कि आने वाला वक्त और अब से कहीं ज्यादा जानकार दौर बड़े विस्मय से, मतलब आगे आने वाले लोग तो बहुत जानकार होंगे और सब विस्मय से जो है ये लाखों जो अनपढ़ लोग हैं इनके मतदान की बेहूदी नौटंकी देखेगा। मतलब कि अनपढ़ लोग जो अशिक्षित लोग हैं वो क्या मतदान करेंगे, इस प्रकार की उस अंग्रेज ने हंसी उड़ाई। फिर चुनाव को 2 बार स्थगित करना पड़ा, 2 बार चुनाव स्थगित हो गए। आखिर में जो है 1952 फरवरी में ये चुनाव हुए। अब जब चुनाव हुए और चुनाव परिणाम घोषित हुए तो हारने वाले जो उम्मीदवार थे उन्होंने भी जो है इन परिणामों को निष्पक्ष बताया। मतलब जो हार गए थे उम्मीदवार चुनाव में उन्होंने भी कहा कि नहीं, चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हुए हैं। जबकि नहीं तो ऐसा कोई गलत चीज होती है तो फिर जो हारने वाला उम्मीदवार है वो आरोप लगाता है कि नहीं, चुनाव में जो है भ्रष्टाचार हुआ है ना, यहाँ पर निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं हुए। लेकिन जो हारने वाले उम्मीदवार थे उन्होंने भी जो है क्या बताया, चुनाव को निष्पक्ष बताया। ये जो प्रयोग था सार्वभौमिक मताधिकार का, ये जो प्रयोग भारत में किया गया, इस प्रयोग ने आलोचना करने वालों के मुंह बंद कर दिए। जितने लोग आलोचना कर रहे थे, कोई पत्रिका कर रही थी, हिंदुस्तान संपादक कर रहा था, वो अंग्रेज जो आलोचना कर रहा था, इन सारे आलोचकों के मुंह बंद कर दिए। 1952 का जो आम चुनाव, जो पहला आम चुनाव था, ये पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास में प्रसिद्ध हो गया ना, पूरी दुनिया में मील का पत्थर साबित हुआ। मतलब सब लोगों को, पूरा विश्व जो है दांतों तले उंगली दबा रहा था कि इतने बड़े विशाल भारत में कैसे जो है चुनाव हो सकते हैं। और फिर दूसरी बात ये कि जनता तो अनपढ़ है, जनता तो साक्षर ही नहीं थी, 15% ही लोग साक्षर थे। 17 करोड़ मतदाताओं में केवल 15% ही साक्षर थे, तो फिर वहां पर कैसे हो सकता है। लेकिन ये जब चुनाव सफल तरीके से हुआ, इसमें सफलता मिली, तो लोगों ने जो है दांतों तले उंगली दबा ली। अब अपन देखेंगे प्रथम 3 लोकसभा चुनाव और कांग्रेस का वर्चस्व, है ना। 3 लोकसभा, एक 1952 का चुनाव, 1957 का चुनाव और 1967 का चुनाव। इन तीनों में जो है कांग्रेस पार्टी का ही वर्चस्व था, दबदबा था। तो इस बात को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम आम चुनाव। प्रथम आम चुनाव, पहली लोकसभा के जो चुनाव थे वो अक्टूबर 1950 से फरवरी 1952 के बीच में हुए। इसमें लोकसभा को 489 सीटों में से 364 सीटें, कांग्रेस को 489 सीटों में से 364 सीटें प्राप्त हुई। यानी लोकसभा की कितनी सीटें थी, 489। इन सीटों में से 364 किसको मिली, कांग्रेस को मिली। तो सबसे ज्यादा सीट किसकी थी, कांग्रेस की थी। सबसे पहले नंबर पर कौन सी पार्टी आई, कांग्रेस पार्टी आई। फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 16 सीटें प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रही। मतलब कि 16 सीटें किसको मिली, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को मिली। तो वो कौन से स्थान पर आई, दूसरे स्थान पर रही। तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में आई समाजवादी पार्टी। इसको कितने स्थान मिले, 12 स्थान प्राप्त हुए। तो समाजवादी पार्टी तीसरे स्थान पर रही। इस चुनाव में 18,000 उम्मीदवार और 2,24,000 मतदाता थे। तो ये जो फिर इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा। और कांग्रेस पार्टी के जो बहुमत दल के जो नेता थे वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो प्रथम चुनाव हुआ, आम चुनाव 1952 में, उसमें कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से वर्चस्व रहा। 489 में से 364 सीटें उसे मिली, है ना। वो पहले नंबर पर रही कांग्रेस पार्टी। दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी रही, कम्युनिस्ट पार्टी। उसको जो है 16 स्थान मिले। और तीसरे स्थान किसको मिला, समाजवादी पार्टी को मिला, जिसने की 12 सीटें प्राप्त की। और इसमें 18,000 उम्मीदवार थे और 2,24,000 मतदाता थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुमत दल के नेता थे, इसलिए उनको
प्रथम प्रधानमंत्री का पद मिला। अब देखें अपन द्वितीय आम चुनाव। दूसरे आम चुनाव कब हुए हैं? 1957 में। इन चुनावों में लोकसभा की 494 सीट थी, उनमें से जो है 371 सीटों पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा। लेकिन इसमें यहाँ पर कांग्रेस को जो है केरल में हार का स्वाद चखना पड़ा। मतलब केरल में जो है कांग्रेस हार गई, केरल में जो है कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। कम्युनिस्ट पार्टी को केरल में 126 में से 64 सीटें प्राप्त हुई। 1959 में केंद्र सरकार ने क्या किया? संविधान के अनुच्छेद, ये इसमें थोड़ा सा गलत दिख रहा है स्क्रीन पर, 1959 में है ना, 2 साल बाद केंद्र सरकार ने जो संविधान का अनुच्छेद 356 उसके अंतर्गत केरल की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया। 356 जो हमारे संविधान का अनुच्छेद है, वहां पर राष्ट्रपति को उसमें अधिकार लिखे हुए हैं कि राष्ट्र यदि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है तो वहां पर जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो 1959 में केंद्र सरकार ने क्या किया? संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत केरल की सरकार को बर्खास्त कर दिया और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो आपको ये चीजें समझ में आ रही। द्वितीय आम चुनाव कब हुआ है? 1957 में। इसमें भी कांग्रेस का वर्चस्व दिखाई दे रहा है ना। कितनी सीटें थी कांग्रेस लोकसभा में? 494 सीटें थी। कांग्रेस को कितनी मिली? 371 सीटें प्राप्त हुई ना। तो यहाँ भी लगभग कांग्रेस का बहुमती है। और केरल में जो है कांग्रेस पार्टी हार गई, मतलब वहां पर जो है कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। केरल में कौन सी पार्टी रही आगे? कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी को 126 में से 64 सीटें प्राप्त हुई। और इसके बाद चुनाव के होने के 2 साल बाद 1959 में केंद्र सरकार ने क्या किया? संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत केरल की सरकार को बहिष्कार कर दिया, हटा दिया और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। अब देखें अपन तृतीय आम चुनाव। तृतीय आम चुनाव कब हुए हैं? 1962 में। 1962 में तृतीय आम चुनाव संपन्न हुए। कितनी सीटें थी यहाँ पर लोकसभा की? 494। इन सीटों में से कांग्रेस को कितनी मिली? 361 सीटें मिली। आप लोग ध्यान से देखिए स्क्रीन पर, लोकसभा की 494 सीटों में से कांग्रेस को 361 सीटें मिली। फिर मिल गया कांग्रेस एक बार बहुमत। लेकिन यहाँ पर जो है विपक्षी पार्टियां भी धीरे धीरे आगे आ रही, विपक्ष भी बढ़ रहा था। कांग्रेस को बहुमत मिल गया तृतीय आम चुनाव में, लेकिन यहाँ तक आते आते 1962 में विपक्षी पार्टियों की उपस्थिति भी बढ़ रही थी, क्योंकि अभी तक तो हमारे विपक्ष था ही नहीं। इन 2 चुनावों में विपक्ष था ही नहीं लगभग, है ना के बराबर था। लेकिन तृतीय आम चुनाव जब हुए 1962 में तो विपक्ष की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई थी, विपक्ष भी जो है आगे आ रहा था। अब हमारे देश की जो चुनाव प्रणाली है वो कैसी है? सर्वाधिक वोट पाने वाली जीत का तरीका। मतलब हमारे यहाँ जिस पार्टी को ज्यादा वोट मिल जाते वो पार्टी जीत जाती है।